ये बताओ कितने लेटर हैं। इसकी देखो लेटर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होती है सर, सबसे पहले ना हम टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं, कितने लेटर्स हैं, 3 6 8 10, 10 10 प्लस 5 15। और देखो 15 लेटर्स हैं और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो अगर 15 लेटर्स हैं तो हम या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग करेंगे या 5-5। तो चलो सबसे पहले हम 3-3 लेटर की ग्रुपिंग करते हैं, कहीं 3-3 लेटर की ग्रुपिंग से हमारा काम हो जाए। तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं एम एम एम, तो डेफिनेटली फर्स्ट लेटर कहीं एम ही तो नहीं है ना। तो हमने क्या देखा एम बी बी, तो हमें यहां से हिंट मिल गई ये पक्का एम ए ए होगा, एम बी बी एम ए ए और एम बी बी। तो हमारा आंसर आ गया एम ए बी ए एम, एम ए बी ए एम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके सेट, देखो ये वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, है ना। अभी आप दिल्ली पुलिस का पेपर दे रहे होंगे और भी एग्जाम आपने दिया होंगे, तो ये वाले क्वेश्चंस आप काफी देखने को आपको मिल रहे हैं। एक बच्चे ने कहा सर ये सेट थ्योरी के क्वेश्चन है, समुच्चय। बेटा समुच्चय जरूर लिखा रहता है लेकिन ये सेट थ्योरी के क्वेश्चन नहीं है। इन क्वेश्चंस में वही लॉजिक लगता है जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, जो हमने नंबर सीरीज में लॉजिक पढ़ा था, जो हमने एनालॉजी में पढ़ा था, जो मिसिंग नंबर में पढ़ा था, वही लॉजिक इन क्वेश्चंस में लगाना है हमें। कोई नया लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाना है, एनालॉजी का ही लॉजिक यहाँ पे लगता है। इन तीनों नंबर में क्या रिलेशन है और वही सेम रिलेशन किस ग्रुप में मैच करेगा, वही सेम रिलेशन किस ग्रुप में मैच करेगा, ये हमें बताना है। आंसर आने शुरू हो चुके हैं। जगदीश राम, दीपक, मोहन, चंदन, राहुल, विनीत, स्वाति, ठाकुर, ठाकुर साहब भी हैं, पवन, चंदन, इंडियन, अतुल, कौशिकी, मनीष, देवेंद्र, शिव सैन, शरीफ, नवदीप, बालियान। अरे वाह, वेल डन, गुड जॉब। तो देखो यहां पर हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि सर ये तो हुआ है इंटू 1.5, है ना, और ये हुआ है जस्ट डबल, इंटू 1.5 और डबल। तो सर अगर हम इंटू 1.5 देखें तो ये भी इंटू 1.5 है, ये भी इंटू 1.5 है, ये भी इंटू 1.5 और ये भी इंटू 1.5 है। इंटू 1.5 नहीं, ये नहीं है, तो ऑप्शन डी तो हटा दो। तो इंटू 1.5 तो बेटा सारे चले गए, है ना, इंटू 1.5 तो सारे के सारे चले गए। लेकिन इसके बाद इंटू डबल सिर्फ यही है और कोई इंटू डबल में नहीं जाता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं किस बच्चे की कैलकुलेशन सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि ये क्वेश्चन है कैलकुलेशन का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में किस बच्चे ने बेहतर कैलकुलेशंस कर रखी है, क्योंकि कैलकुलेशंस एनलाइटन एजुकेशन पॉइंट। बेटा बस 1 से 1.5-2 महीने और मानो, है ना, जल्दी से आपको याद किया और आप लाइव आ गए। हाँ जी, फटाफट से इस क्वेश्चन में हमें देखना होगा किस बच्ची की कैलकुलेशन स्ट्रांग है, कैलकुलेशन किसकी फास्ट है। और आपको पता है आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारा का सारा खेल कैलकुलेशंस का है, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। और जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है वही दूसरों से आगे निकलेगा, क्योंकि हर चैप्टर की ट्रिक तो हर बच्चे के पास है लेकिन कैलकुलेशंस हर बच्चे के पास नहीं है। जिस बच्चे के पास कैलकुलेशन है वो बच्चा दूसरों से आगे है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बहुत सारे बच्चे सी आंसर देने में लगे हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस क्वेश्चन का सी आंसर गलत है। आप लोग सी आंसर दे रहे हैं बट पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है सी आंसर गलत है। चलो लाइन से सी आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में एक अप्रोच होती है ना। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक अप्रोच है, पता है क्या, जैसे ग्रेटर का मतलब डिवाइड है, तो जहां जहां ग्रेटर है वहां वहां डिवाइड यूज होगा, जहां जहां ग्रेटर है वहां वहां डिवाइड यूज होगा। तो एक अप्रोच ये होती है बेटा कि जिस ऑप्शन में कंप्लीट डिवीजन होता है हम सबसे पहले उस ऑप्शन को ट्राई करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में कंप्लीट डिवीजन नहीं है, किसी भी ऑप्शन में कंप्लीट डिवीजन नहीं है। तो जब कंप्लीट डिवीजन किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमें ये जो है ना ये कंप्लीटली हमारी किस्मत और कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि अब हमें इंडिविजुअल ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि अगर जिस ऑप्शन में कंप्लीट डिवीजन होता हम सबसे पहले उस ऑप्शन को ट्राई करते, बट अफसोस की बात यह है यहाँ पर चारों ही ऐसे ऑप्शन है जहां कंप्लीट डिवीजन है ही नहीं, तो हमारी मजबूरी है हर इंडिविजुअल ऑप्शन को ट्राई करना।
तो जब आप एग्जाम में ऑप्शंस ट्राई करो, या तो ऑप्शन ए से शुरू करो ट्राई करना, या डी से, बीच में से ऑप्शन मत उठाना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अधिकतर ए डी आंसर ही होता है अधिकतर। तो या तो ए से शुरू करो या डी से शुरू करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई ऑप्शन पिक करो। जब हमारे पास सारे ही ऑप्शन है चेक करने के लिए, तो हम ए या डी से शुरू कर सकते हैं। चलो एक बार हम डी से शुरू करें इस क्वेश्चन को चेक करना। माइनस का मतलब क्या है सर? माइनस का अर्थ है इनटू, माइनस का अर्थ है इनटू, माइनस का अर्थ क्या है? इनटू। अच्छा, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है ग्रेटर, प्लस का अर्थ है ग्रेटर। इनटू का अर्थ क्या है? इनटू का अर्थ है लेस देन, इनटू का अर्थ है लेस देन। माइनस का अर्थ था इनटू, और ग्रेटर का मीनिंग क्या है सर? ग्रेटर, ग्रेटर कहां पर है? ग्रेटर का अर्थ है डिवाइड, ग्रेटर का अर्थ है डिवाइड। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ना, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। याद रखना, जब भी हमारे रास्ते में ग्रेटर, लेस देन या इक्वल आ जाए, तो वहां से हमारी इक्वेशन डिवाइड हो जाती है, डिवाइड। वो दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाती है। तो ये इक्वेशन हमारी तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। पहला पार्ट ये ग्रेटर वाला, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट ये। अब आप चेक करो क्या ये इक्वेशन हमारी परफेक्ट है, और कोशिश करो विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, कैलकुलेशंस करना सीखो बिना पेन पेपर के। तो हम देखते हैं बेटा, पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? इसकी वैल्यू आ गई 1.5। क्या 1.5 ग्रेटर होता है 5 से? नहीं सर, 1.5 सर कुछ गलत है। दी पुराना क्या कह रहे हैं? कुछ गलत है। हाँ देखो, जो 1.5 है ये तो सही लिखा है ना हमने। माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, ग्रेटर का मतलब डिवाइड, और प्लस का मतलब ग्रेटर। और अच्छा, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का तो मीनिंग ही नहीं रखा। मल्टीप्लाई का मतलब है लेस देन। ओहो शिट, एक चीज तो हम भूल ही गए, हमने मल्टीप्लाई का तो लेस देन रखा ही नहीं। यानी कि ये इक्वेशन चार पार्ट में डिवाइड हो गई, चार पार्ट में। ये बताओ 1 इंटू 3 हाफ, तो ये 1.5, क्या 1.5 1 से ग्रेटर होता है? क्या 1.5 1 से ग्रेटर होता है सर? बिल्कुल सही, यहां तक तो सही है। क्या 1 लेस देन होता है 5 से? सर ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? इसकी वैल्यू है 1/2 और इंटू 3, तो ये हो गया 3/2, दैट इज 1.5। क्या 1.5 ग्रेटर होता है 5 से? सर ये गलत है, 1.5 5 से ग्रेटर नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। यानी कि ये जो इक्वेशन है, फिर से हमने कुछ गलती कर दी। प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है ग्रेटर। अगर प्लस का अर्थ ग्रेटर है, तो ये जो प्लस है यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा ग्रेटर। हाँ जी, अब बताओ, तो ये जो वैल्यू निकलेगी 1.5, क्या 1.5 लेस देन होता है 5 से? बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सही कहा, 1.5 ग्रेटर है 1 से, 1 लेस देन है 5 से, और 5 ग्रेटर है किससे? 5 ग्रेटर है 1.5 से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये जो बोर्ड मास का क्वेश्चन होता है, ये कंप्लीटली हमारी कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है। हम डिवाइड सिंबल का फायदा उठा सकते हैं अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो, बट इस क्वेश्चन में हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, इसलिए हम डिवाइड सिंबल का बेनिफिट नहीं ले पाए। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओहो, ये तो डाइस का क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। आप ये बताओ, इस फिगर को फोल्ड करके कौन सी फिगर बनाई जा सकती है? अगर हम इस फिगर को फोल्ड कर दें तो वो फिगर हमें कैसे दिख सकती है? ए बी सी डी। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सबसे पहले इरफान हमें क्या करना होगा सर? हमें इस ओपन डाइस को सॉल्व करना होगा। और कैसे सॉल्व करते हैं? ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। देखो, ओपन डाइस को सॉल्व करने के दो मेथड है, एक तो अल्टरनेट सरफेस वाला और एक जी मेथड। तो यहाँ पर हम अल्टरनेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इस डाइस को। अपोजिट टू एच इज आई, अपोजिट टू एच इज आई, एंड अपोजिट टू आई इज एच, है ना। एच के अपोजिट आई के अपोजिट एच, क्योंकि दोनों एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है। अपोजिट टू के इज ए, अपोजिट टू ए इज के।
और बचा क्या, अपोजिट टू जे इज सी एंड अपोजिट टू सी इज जे। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतहें एक साथ दिखाई दे रही हैं। सिंस टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं किसी भी पासे में दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। अगर हम ऑप्शन ए को ध्यान से देखें, सिंस के एंड ए बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर, है ना। अगर के यहाँ पर है बेटा, तो जो ए है ना, ए इसके पीछे जाके छिप जाएगा, ए कभी के साथ नहीं दिख सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। के और ए ये दोनों कभी एक साथ नहीं दिख सकते। एच और आई एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो बचा क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो बेटा, क्लॉक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जरा। An accurate clock shows 8 o'clock in the morning. Through how many degree will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? मतलब सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री कवर करेगी। घंटे की सुई कुल कितना डिग्री कवर करेगी ये हमें बताना है, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। बहुत ही जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, बहुत जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड जॉब प्रफुल्ल, सौरभ, अक्षय, श्रवण, राहुल आर्यन, शांतनु, इंडियन, अंजलि, सौरभ, गौरी, काली भैया भी है इसमें, मुकेश, अरे वाह, अभय, अभिनव वाजपेयी, वेरी गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो घंटे की सुई होती है घड़ी में, जब वो एक पूरा चक्कर लगाती है तो बेटा घंटे की सुई पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है, 24 घंटे नहीं, पूरे 12 घंटे में घंटे की सुई घड़ी में पूरा एक राउंड लगा लेती है। देखो जैसे अभी मान लो बजे हैं 2 बजने वाले हैं जैसे, तो रात को 2 बजे दोबारा से घंटे की सुई 2 पर आएगी, तो इसका मतलब घंटे की सुई को 1 राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 आवर्स। तो घंटे की जो सुई होती है बेटा वो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर कितने डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, 360 डिग्री के। तो इसका मतलब घंटे की सुई एक घंटे में कितना घूमती है, सर घंटे की सुई एक घंटे में घूमेगी 360 बटा 12 यानी कि 30 डिग्री। तो घंटे की सुई की स्पीड जो होती है बेटा वो 30 डिग्री पर आवर होती है। कितनी होती है, 30 डिग्री पर आवर, ठीक है। अच्छा, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक कुल कितने घंटे हुए, सर 8 से 2 6 घंटे हुए। तो मेरे भाई अगर घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री चलती है तो 6 घंटे में कितना चलेगी, अगर एक घंटे में 30 चलती है तो 6 में कितना चलेगी, 180 डिग्री, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ओहो, काउंटिंग एंड फिगर का क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, और दो कांसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं, जल्दी से बताइए। हाँ जी, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज, देखो शरीफ तुक्का मत लगाओ, तुक्का लगाओगे तो गड़बड़ होगी, तुक्के काम नहीं करेंगे बेटा। हाँ जी, तुक्का मत लगाओ राहुल आर्यन राज, तुक्का नहीं लगाओ गौरव कुमार, तुक्के काम नहीं करते। इरफान मिस्टर नहीं, अविनाश ठाकुर बिल्कुल नहीं। आंसर आ चुका है ब्रज मालवीय, अरे वाह, वेरी गुड। सुनील, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। विकास कुमार त्यागी जी, खान साहब, सुनील, रत्नेश कुमार, अरे वाह, समरप्रीत यादव, वेरी गुड, ग्रेट वर्क। अब आपका आंसर आ गया। देखो इस फिगर में दोनों ही कांसेप्ट यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करने की दो फिगर थी। एक तो देखो ये वाली फिगर थी जिसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या थी, इंडिविजुअल ट्रायंगल्स की नंबरिंग करो और इन्हीं नंबर्स को ना आपस में ऐड कर दो, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6। अच्छा, एक और सेकंड फिगर होता है ये वाला, है ना, इसमें ट्रिक क्या थी, इंडिविजुअल ट्रायंगल्स काउंट करो, जितने इंडिविजुअल ट्रायंगल्स हैं आंसर उसका डबल होगा। तो ये दो बेसिक कांसेप्ट है ट्रायंगल के, और इन्हीं दोनों बेसिक कांसेप्ट का यूज हमें यहाँ पे करना है। कैसे करना है, देखो अगर मैं इस वाली बॉक्स की बात करूं, अगर मैं इस एबीसीडी बॉक्स की बात करूं, ए बी सी डी, तो बेटा एबीसीडी बॉक्स में टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4 4 का डबल 8। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस वाले फिगर की, अगर मैं बात करूं इस वाले फिगर की जिसमें ये लाइन है, इसमें 1 2 1 + 2 कितने हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं। अच्छा, तो बेटा 8 त्रिभुज तो यहाँ है, 3 यहाँ है, कितने हो गए, 11 हो गए। 11 तो देखो बेसिक हो, 11 तो हो गए बेसिक, 11 और 1 ये भी हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला 11 और 1 यानी कि 12 तो वो ट्रायंगल है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 तो वो त्रिभुज है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। अब हम काउंट करेंगे मन की आंखों से, यानी कि कुछ ऐसे ट्रायंगल्स जो इन फिगर्स को आपस में जोड़कर बने। जैसे अगर मैं इस फिगर को आपस में जोड़ता हूं तो कितने यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रायंगल बने इन दोनों फिगर को जोड़कर। देखो सर, जब आप इन दोनों फिगर्स को आपस में ऐड करोगे ना तो पता है कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगे, एक, ये सिर्फ एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेगा सर, ये वाला, बस ये दोनों फिगर आपस में जोड़ने पर बस ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा, एक। चलिए, एक तो इन दोनों को जोड़ने पर बन गया। अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से जोड़ो, अब इन दोनों को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे सर, एक ट्रायंगल और एक दो ट्रायंगल, कितने बन गए, 2। तो बेटा 2 तो इसके जुड़ने पर बने और 1 इसके जुड़ने पर बना, कितने एक्स्ट्रा बने, 3 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बने, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15, ओनली 15। बेसिक ट्रायंगल कितने थे, 8 और 3 11 और 1 12, 12 बेसिक थे। इसके बाद इन दोनों को जोड़ने पर एक बना और इन दोनों को जोड़ने पर 2 बने, 3 एक्स्ट्रा बन गए, तो 15 हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, 14 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है।
जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को। तो बेटा ये तो फैमिली ट्री बनाकर सॉल्व होगा। जी इज द, अच्छा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि एंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और हु वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हु को बोलते हैं हिंदी में जो कि या जिसकी या जिससे, और एंड का मतलब तो और होता है। तो ये दो वर्ड की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो हु वर्ड हमेशा उसके लिए यूज होता है जो हु से ठीक पहले है। हु वर्ड हमेशा उसके लिए यूज होता है जो हु से ठीक पहले है। ठीक है, तो जी 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 इज द फादर ऑफ के। जी किसके पिताजी हैं, के। बेटा के फादर बनाओगे तो के से ऊपर बनाओगे, और के फादर है तो ट्रायंगल में हम ट्रायंगल यूज करते हैं मेल के लिए, सर्कल यूज करते हैं किसके लिए, फीमेल के लिए, और माता पिता है तो बेटा ऊपर नीचे का कांसेप्ट है। तो जी पिताजी है तो ऊपर रख दो, किसके फादर है, के कौन है उसका बेटा या बेटी हमें नहीं पता। हु वर्ड किसके लिए, के लिए। के इज ब्रदर ऑफ बी, देखो के ब्रदर है यानी कि भाई है तो ट्रायंगल ओपन कर दो, ये किसके भाई साहब है, बी के, तो बी को इनके साथ रख दो, भाई बहन को एक साथ रखोगे। अच्छा के इज मैरिड टू यू, के की शादी किससे हुई है, यू से। अब इनकी शादी करा दो यू से, अब ये मेल है तो इनकी शादी फीमेल से होगी। भैया पुरुष की शादी तो महिला से ही हो सकती है ना, हालांकि तो लॉ आ चुका है पुरुष पुरुष से शादी करे, महिला महिला से करे, लेकिन हमारे कंटेंट में भी ये लॉ नहीं आया है, ये लॉ हमारे कंटेंट से बाहर है, आउट ऑफ कंटेंट है। तो हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग मेल की शादी फीमेल से ही हो सकती है। तो के मेल है तो इसकी शादी यू से हुई है, तो यू डेफिनेटली फीमेल होगी। अच्छा बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी किसकी डॉटर है, बी डॉटर है तो सर्किल, किसकी बेटी है, सी की बेटी है। बेटा इनके पिता ऑलरेडी मौजूद है तो सी डेफिनेटली इनकी मां होगी सर्किल में, और ये पति पत्नी है प्लस साइन लगाता हूं। अच्छा डी, डी इज द फादर ऑफ यू, डी किसके पिता है, यू के। यू के पिता यू से ऊपर, और पिता है तो ट्रायंगल ओपन कर दो, है ना। अच्छा हमसे पूछा गया हाउ इज यू रिलेटेड टू सी, तो हम आगे पहुंचे क्यों, हम यही रुक जाते हैं। हाउ इज यू रिलेटेड टू सी मतलब यू कौन है, यू का सी से क्या संबंध है, यू कौन है सी की ये बताओ। तो बेटा सी का ये जो बेटा है इसके बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी बहू, डॉटर इन लॉ पुत्र वधू। हाउ इज यू रिलेटेड टू सी मतलब हु इज यू, यू कौन है उसकी बहू हो गई डॉटर इन लॉ। ठीक है गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15 भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो हु कितनी बार यूज हो रहा है, हु, ये हु किसके लिए, बी के लिए, हु किसके लिए, सी के लिए, हु किसके लिए, डी के लिए, हु किसके लिए, ई के लिए। तो खतरनाक लैंग्वेज का क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो जनाब। हां जी ध्यान से पढ़ो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। आई एम फ्रॉम कश्मीर सर, वाचिंग इरफान मिर। चलिए थैंक यू सो मच। जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। शानदार क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का शानदार लैंग्वेज में लिखा गया है। बेसिकली यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी गई है ना ब्लड रिलेशन की, वो बहुत अल्टीमेट लैंग्वेज लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, लैंग्वेज बहुत अल्टीमेट है। देखो गौरी सिंह, ब्लड रिलेशन में होता क्या है, मेल फीमेल ट्रायंगल सर्कल से रिप्रेजेंट करो, और जनरेशन गैप को ना ऊपर नीचे रखो, जैसे फादर को ऊपर सन को नीचे, इस तरह से। चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं, और इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि हु और हु हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में पढ़ोगे तो हु जो की वर्ड जो होता है, जो वर्ड होता है हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए, जो वर्ड किसके लिए होता है, हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए, है ना, जो वर्ड हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए होता है। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। चलिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन अ फैमिली ए इज द सन ऑफ बी, देखो ए किसका बेटा है, बी का, बी का बेटा तो बी से नीचे आएगा, और बेटा होने की वजह से ट्रायंगल ओपन कर दो, क्योंकि मेल को हम ट्रायंगल ओपन करते हैं और फीमेल को हम सर्किल ओपन करेंगे। ठीक है, और बेटा नीचे आएगा तो ट्रायंगल ओपन कर दिया। अब बी के बाद ए इज द सन ऑफ बी, लेकिन बी के बारे में हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल। हु वर्ड किसके लिए है, हु वर्ड बी के लिए है। बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, देखो बी किसके पति देव है, सी के, तो इनकी भैया शादी करा दो। शादी कराने का मतलब इनको ट्रायंगल ओपन कर दो। इनकी शादी किससे करानी है, सी से, तो सी है वो हो गई फीमेल। अगेन हु वर्ड आ गया, हु वर्ड किसके लिए है, सी के लिए। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, देखो जो सी है ना ये बहू है, ये किसकी बहू है, ये डी की बहू है। तो जो डी है वो इनके पति देव से ऊपर आएंगे, क्योंकि जो डी है वो या तो इनके पति का पिता है या फिर इनके पति की मां है, तभी तो ये इसकी बहू बनेगी। अच्छा नेक्स्ट वर्ड फिर से हु इज द ब्रदर ऑफ ई, ये जो डी है ना ये भाई साहब है, ये भाई है तो ट्रायंगल में किसके भाई है, ये ई के भाई है। ई को यहां बना दो, किसके भाई है, ई के, ई को यहां बना दो, है ना। हु इज द ब्रदर ऑफ ई, फिर से हु वर्ड आ गया, हु इज द हस्बैंड ऑफ एफ, तो ये जो ई है ये किसके पति देव है, इनकी शादी करा दो, किससे करा दो, एफ से करा दो, एफ हो गई फीमेल। फिर से हु आ गया, हु इज द मदर ऑफ जी, हु वर्ड किसके लिए, एफ के लिए, किसकी मां है, जी की, तो बेटा जी को बनाएंगे नीचे। फिर से हु आ गया तो ये हु वर्ड किसके लिए, जी के लिए, जी इज द ब्रदर ऑफ एच, जी किसका भाई है, एच का, तो एच को इनके साथ बना दो। फिर से हु आ गया, हु इज द मदर ऑफ जे, ये किसकी मां है ना, एच किसकी मां है, ये मां है तो सर्किल में किसकी मां है, जे की, एंड जे इज नॉट मेल, तो भैया ये फीमेल है। फिर आई इज द डॉटर ऑफ जी, आई किसकी बेटी है, जी की बेटी बना दो आई। बस ये फाइनली फैमिली ट्री बन गया बड़ा सा। अब इस फैमिली ट्री में देखो पूछा क्या है, हमसे पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ मतलब हु इज डी, डी कौन है, हु इज डी, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। देखो पहली बात तो पता क्या था, हमें इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर देना चाहिए था, हमें पूरा फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं थी, है ना। जब डी का एफ से संबंध पूछा है तो हम यहीं पे रुक जाते, ये सब कुछ हमें बनाने की जरूरत नहीं थी, ये सब कुछ हमें बनाने की जरूरत नहीं थी। हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, तो बेटा एफ के पति का भाई, पति का भाई होता है देवर, पति का भाई होता है देवर, पति का भाई होता है देवर, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है तो ये जो हु वर्ड होता है ये हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हु से जस्ट पहले जो भी चीज लिखी है ना वो हमेशा उसके लिए होगा इंग्लिश के हिसाब से। अच्छा हिंदी में ये होता है जो का मतलब होता है इन दोनों में जो बाद में आया ऑब्जेक्ट, ये सी, तो सी के लिए होगा जो। ठीक है चलिए नेक्स्ट 16th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आने वाला है, ये ओह डायरेक्शन का क्वेश्चन है भाई, डायरेक्शन का क्वेश्चन। अब डायरेक्शन का क्वेश्चन है x की स्थिति से अब y कहां पर है, इसका मतलब यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछी गई है, तो इसके लिए हमें फिगर बनाना पड़ेगा। हालांकि डायरेक्शंस के क्वेश्चन हम बिना फिगर के भी कर सकते हैं, लेकिन जहां डिस्टेंस का जिक्र हो, जहां विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन का जिक्र हो, उसके लिए हमें फिगर बनाना पड़ता है। तो फटाफट से एक फिगर बना लो समर्पित यादव जी, जल्दी से बना लो फिगर। हाँ जी, तो x और y एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब x और y एक ही बिंदु पे खड़े हैं, x भी यहीं खड़ा है, y भी यहीं खड़ा है, दोनों एक ही बिंदु पर खड़े। x 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है, बेटा उत्तर कहां पे है सर, उत्तर यानी कि नॉर्थ, x 40 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ बेटा ऊपर, तो बेटा सबसे पहले x चला गया ऊपर, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर जाता है, बेटा पश्चिम कहां पर है, पश्चिम तो इधर साइड है, तो कितने मीटर जाता है, 80 मीटर जाता है। अच्छा फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 50, बेटा राइट टर्न लेता है। अब राइट टर्न किधर होगा सर, राइट टर्न तो ऊपर होगा, राइट टर्न लेके कितना जाता है 50, बेटा x चला जा रहा है अभी तक। उसी समय y 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है, और जो y था यहाँ पे वो 90 मीटर उत्तर यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ कहां पर है ऊपर, तो बेटा y 90 मीटर ऊपर चला गया, तो 40 तो ये है, 50 और आ गया y, तो ये y है ये x है, ये भी 50 ये भी 50 यानी कि दोनों सेम पॉइंट लाइन पे है। तो हमसे क्या पूछा है नाउ वेयर इज y विद रिस्पेक्ट टू x, देखो विद
रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब जो हम तीर चलाएंगे वो कहां से चलाएंगे, एक्स से या वाई से। तो जहां से डायरेक्शन पूछते हैं वहां से एरो चलाते हैं। विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से डायरेक्शन पूछिए तो बेटा तीर एक्स से चलाओगे वाई की तरफ, तो तीर ऐसे जाएगा उड़ता हुआ एक्स से वाई की तरफ। और ये तीर किस डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट। तो हमारा आंसर आ गया 80 मीटर टू ईस्ट ऑफ एक्स। वाई एक्स के 80 मीटर पूरब में, वाई एक्स के 80 मीटर पूरब में है। ठीक है, ये वाला आंसर मत देना गलती से, ऑप्शन बी आंसर मत देना, बी में कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जहां से डायरेक्शन पूछते हैं वहीं से हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हां 17। ओके, अब देखते हैं सिलॉक्स का क्वेश्चन है, कौन बच्चा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देगा। हमें तलाश है उस बच्चे की जो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देगा। सम प्लेट्स बीइंग जग इज अ पॉसिबिलिटी, सम प्लेट्स बीइंग जग इज अ पॉसिबिलिटी, सम प्लेट बीइंग जग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल, हां जी, ऑल अर्न्स कैन नेवर बी प्लेट्स, ऑल अर्न्स कैन नेवर बी प्लेट्स, ऑल अर्न्स कैन नेवर बी प्लेट्स। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर, शानदार क्वेश्चन देखना चाहते हैं हम, कौन बच्चा सबसे पहले दोनों क्वेश्चंस के आंसर परफेक्ट देगा। गुड शरीफ, अरे वाह शरीफ, वेरी गुड जॉब शरीफ, गुड 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 गुड। अतुल कुमार गौर, ब्रज मालवीय, सुशांत राज, वेरी गुड, गुड जॉब, ग्रेट सुशांत। देखो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पहला कंक्लूजन है ये है फ्रॉम प्लेट टू जग। तो प्लेट टू जग बेटा रिलेशन बताओ, प्लेट से जग तक हम कैसे पहुंचेंगे। सर प्लेट ये है और जो जग है वो ये है, जग तो बेटा ये भी था वैसे, लेकिन ये वेसल और ये वेसल कनेक्ट हो गया, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है ना। तो प्लेट से जग, ये इसकी वैल्यू कितनी है 100 है बेटा, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी 100 है। तो हम प्लेट से जग क्या रिजल्ट निकालेंगे, है ना, वेसल से वेसल कट गया, हम प्लेट से जग क्या रिजल्ट निकालेंगे, हम प्लेट से जग रिजल्ट निकालेंगे नो प्लेट इज जग। और अगर कोई भी प्लेट जग नहीं है, और अगर कोई भी प्लेट जग नहीं है तो कुछ प्लेट कैसे जग बन सकती है। अगर हम पहले से कह रहे हैं भैया कोई भी प्लेट जग नहीं है तो कुछ प्लेट की जग बनने की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। जब कोई प्लेट जग नहीं है तो कुछ प्लेट कभी भी जग नहीं हो सकते। अच्छा नेक्स्ट, ऑल अर्न्स कैन नेवर बी प्लेट्स। देखो मैं आपको बताता हूं, ऑल अर्न्स कैन नेवर बी प्लेट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ऑल अर्न्स आर नॉट प्लेट। और आप बहुत अच्छे से जानते हो ये जो ऑल नॉट होता है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ऑल, बेसिकली आपका भ्रम है, इसका मतलब होता है सम। तो इसका मतलब है सम अर्न्स आर नॉट प्लेट। जहां पे ऑल नॉट होता है तो बेसिकली वो सम नॉट होता है, ये वैल्यू बेटा 50 ही है, ये वैल्यू 50 ही है, इसका मतलब सम अर्न्स आर नॉट प्लेट ही है। अब अर्न्स से प्लेट पर पहुंचो, ये अर्न्स है, प्लेट पर पहुंचो, ये प्लेट है। तो पहले बेटा जग से जग कनेक्ट होगा कनेक्शन, फिर वेसल से वेसल कनेक्ट होगा कनेक्शन, ये 50 है, ये 100 है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा, है ना। पढ़ो क्या पढ़ोगे, सम अर्न्स आर नॉट प्लेट, तो ये रिजल्ट 100% ट्रू है। तो इसको गलती से भी ऑल समझने की भूल मत करना, ये सम नॉट, ऑल नॉट बेसिकली सम नॉट ही होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फिर से सिलॉक्स का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अब बताओ अगर आप पिछली बार चूक गए थे सही आंसर देने में तो कोशिश करो इस बार आप एकदम परफेक्ट आंसर दो। ऑल ट्रेल्स बीइंग पाथ इज अ पॉसिबिलिटी, तो बेटा ट्रेल से पहले पाथ के बीच में 100% ट्रू रिजल्ट निकालो, ट्रेल से पाथ के बीच में, फिर देखो ये पॉसिबिलिटी सही होगी कि नहीं होगी। सम पास आर रोड, अब पास से रोड के बीच में निकालो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। और ऑफिशियल और ऑफिस, हाँ अभिनव बाजपेयी, शरीफ, वेरी गुड जॉब, शाबाश, वेल डन, ग्रेट ग्रेट, जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का। हेमंत, रितेश, अनुभव, अरे इस क्वेश्चन का तो सभी ने आंसर दे दिया। देखो ट्रेल से पाथ पर आओ बेटे, ये ट्रेल है और पाथ ये है, ट्रेल से पाथ पर कैसे पहुंचेंगे। सर पहले हम रोड से रोड कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन बन गया, फिर हम स्ट्रीट से स्ट्रीट कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन बन गया। ये दोनों ही पॉजिटिव है, जिसका पॉजिटिव का रिजल्ट बना तो रिजल्ट बनेगा पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50, तो हम क्या पढ़ेंगे, सम ट्रेल्स आर पाथ। अगर कुछ ट्रेल पाथ है, अगर कुछ ट्रेल पाथ है तो सारे ट्रेल के पाथ होने की संभावना है। सर कुछ है, हो सकता है सारे हो, तो कुछ में सभी की संभावना तो हो सकती है ना, है ना, कुछ है तो हो सकता है सारे हो, तो कुछ में सभी की संभावना होती है। ठीक है, अच्छा सम पास आर रोड, पास से रोड पर आओ बेटा, स्ट्रीट से स्ट्रीट कर गया तो सम पास आर रोड, सम पास आर रोड, स्ट्रीट से स्ट्रीट सम पास आर रोड, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी बोथ फॉलो, ऑप्शन सी बोथ फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अगर हम क्वेश्चन नंबर 19, ओहो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, 19 इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। और ये जो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है बेटा ये हर एग्जाम में आ जाता है किसी ना किसी दूसरे तरीके से। हम ऐसे कंपैरिजन कर लेते हैं जैसे मोहन उम्र में सुरेश से बड़ा है, सोहन से छोटा है, नीलू यादव जी क्या हुआ। हाँ जी बताओ फटाफट से, अरे आपस में मत लड़ो भैया, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, कम ऑन कम ऑन हरी अप। स्टेटमेंट गिवन है दो और हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन परफेक्ट होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर कौन सा बच्चा देगा। एन से के पर जाना है हमें, एन से ए से के पर जाना है, ए से के पर जाना है, ए से के पर, फिर एस से क्यू पर जाना है, एस से क्यू। देखो अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखो, अगर मुझे ए से के पर जाना है तो मैं कैसे कनेक्शन बनाऊंगा। सर पहले हम जाएंगे ए से एन, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, फिर मैं जाऊंगा एन से सीधा एन पर आ जाऊंगा, एन से एस, एन इज लेस देन एस, फिर मैं जाऊंगा एस से के, एस इज इक्वल टू के। तो मेरे दोस्त ए से के ग्रेटर भी है लेस देन भी है, यानी कि कंडीशन ब्लॉक। जब भी रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं कंडीशन ब्लॉक, यानी कि इनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते, ए और के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते हम। ठीक है हाँ जी, अब आ जाओ एस से क्यू। देखो एस से क्यू कनेक्शन कैसे बनेगा, पहले जाएंगे हम एस से एन, पहले हम जाएंगे एस से एन, और बेटा जब हम एस से एन जाएंगे तो हम पढ़ेंगे एस इज ग्रेटर देन एन, एस इज ग्रेटर देन एन, फिर सीधा एन से एन और फिर एन से आर, एन से आर, एन इज लेस देन आर, और फिर आर से क्यू, आर इज इक्वल टू क्यू। तो मुझे बताओ एस से क्यू। सर जब हम एस से क्यू पहुंचे तो फिर से हमारे रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर आए, इसका मतलब फिर से कंडीशन ब्लॉक। अगेन हम एस और क्यू के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बता सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 देखो पजल का क्वेश्चन है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 और 21 पजल का क्वेश्चन है और कोशिश करो बेटा इस पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बॉक्स पजल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 किसका क्वेश्चन है बेटा, बॉक्स पजल का क्वेश्चन है। तो एक बार कोशिश हो जाए आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को सॉल्व करने की। हाँ एक बार कोशिश करो बेटा,
बॉक्स पजल है। अगर आपने बॉक्स पजल बना ली, बॉक्स पजल का क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार इस क्वेश्चन की स्ट्रेटजी ना बहुत अच्छे से समझना। अगर आप इस क्वेश्चन की स्ट्रेटजी समझते हो तो आप अपने क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो पजल के। तो एक बार इस क्वेश्चन की स्ट्रेटजी समझने की कोशिश करना। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो जरूर इस क्वेश्चन को समझ। हाँ जी, तो एक बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते हैं तो बैंकिंग स्टूडेंट्स को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और बाकी स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आजकल पजल और सीटिंग अरेंजमेंट हर एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं छोटे छोटे, हालांकि इस लेवल का नहीं, छोटे छोटे लेवल का। बट आप सभी लोग इस क्वेश्चन की स्ट्रेटजी को समझने की एक बार कोशिश करना, ठीक है। चलिए अब बोर्ड पर ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखना। सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस व्हिच आर प्लेस्ड इन अ स्टैक एट वन अनदर सच दैट वन बॉक्स इज प्लेस्ड अबव अनदर बॉक्स। हमसे कहा गया है कि कुछ बॉक्स है, हमें ये भी नहीं पता 6 है 8 है या 10 है, हमें कुछ नहीं पता, और वो जो बॉक्सेस है वो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है क्यू इज प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन अबव ई। देखो जहां भी ई बॉक्स रखा गया है, जैसे सपोज ये ई बॉक्स है, इस ई बॉक्स से दो पोजीशन ऊपर, इस ई बॉक्स से दो पोजीशन ऊपर रखा गया है क्यू, इस ई बॉक्स से दो पोजीशन ऊपर रखा गया है क्यू। क्यू इज प्लेस्ड, है ना, थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं, मान लो अगर ऊपर और बनाना पड़ गया, जो ई बॉक्स है उससे दो बॉक्स ऊपर रखा गया है, दो बॉक्स का बेटा गैप नहीं है, सेकंड प्लेस ऊपर है क्यू, क्यू इज प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन अबव ई। ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, थ्री बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड डब्ल्यू। देखो ई और डब्ल्यू के बीच में तीन बॉक्स है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, और दोनों ही पॉसिबिलिटी को हमें बनाना पड़ेगा कि ई और डब्ल्यू के बीच में तीन बॉक्स है, तो डब्ल्यू नीचे भी आ सकता है और डब्ल्यू ऊपर भी जा सकता है। तो एक बार हम डब्ल्यू को नीचे लेते हैं, ई और डब्ल्यू के बीच में तीन बॉक्स है, तो एक बार हम डब्ल्यू को नीचे लेते हैं, और ई और डब्ल्यू के बीच में तीन बॉक्स है, एक बार हम डब्ल्यू को ऊपर लेते हैं। ई और डब्ल्यू के बीच में तीन बॉक्स है, ई और डब्ल्यू के बीच में तीन बॉक्स है, हमने दोनों ही पॉसिबिलिटी को अलग अलग कंसीडर कर लिया। Z इज प्लेस्ड एट थर्ड पोजीशन अबव P। देखो P से तीसरा स्थान ऊपर Z है, ठीक है। विच वर्ड किसके लिए है? P के लिए। P इज प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन बिलो E। देखो E से दो पोजीशन नीचे, E से दो पोजीशन नीचे कौन है? P। E से दो पोजीशन नीचे कौन है? P। और P के तीन पोजीशन ऊपर कौन है? Z। P के तीन पोजीशन ऊपर 1 2 3 कौन है? Z। P के तीन पोजीशन ऊपर कौन है? Z। 1 2 3। P के तीन पोजीशन ऊपर कौन है? Z। यहाँ तक बात समझ आई? नॉट मोर देन वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन W एंड X। देखो W और X के बीच में जो बॉक्सेस है ना, उनकी संख्या एक या एक से कम है ना। W और X के बीच की जो संख्या है वो एक या एक से कम है। J इज प्लेस्ड सेकंड पोजीशन अबव X। बेटा X से दो पोजीशन ऊपर J है। अब हमें यहाँ नहीं पता तो हम इसको अलग से बना लेते हैं। X से दो पोजीशन ऊपर कौन है? J। J इज प्लेस्ड सेकंड पोजीशन अबव X। J इज नॉट प्लेस्ड अबव P। J P से ऊपर नहीं है, J P से ऊपर नहीं है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना। W और X के बीच में एक या एक से कम बॉक्स है, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मैं जो X है ना, X को मैं या तो यहाँ बैठा सकता हूँ, या फिर X को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, या फिर X को यहाँ। आप X को इन तीनों में से कहीं भी बिठाओ, आप X को इन तीनों में से कहीं भी बिठाओ बेटा। X से ऊपर जाएगा J, X से ऊपर जाएगा J, X से ऊपर जाएगा J, और J इज नॉट प्लेस्ड अबव P, और J P से ऊपर नहीं है, J P से ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, W और X को बेटा मैं X को कहां बैठाऊं ताकि W और X के बीच में या तो एक बॉक्स हो या जीरो हो। तो मैं X को यहां तो बैठा सकता हूं लेकिन यहां नहीं बैठा सकता। अच्छा मैं X को यहां बैठा सकता हूं, अगर मैं X को एक नीचे बैठाता हूं तो बेटा X से J आना चाहिए, लेकिन X से J यहां नहीं आ सकता। तो 100% जो X है, 100% जो X है वो कहां आएगा? 100% X या तो यहां आएगा। अगर X यहां आएगा तो बेटा जो J है वो P से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब X यहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि X यहां आया तो J P से ऊपर चला गया। तो डेफिनेटली जो X है वो ये होगा, और X से एक ऊपर J है और J P से नीचे है, और J कहां है? P से नीचे। तो ये पॉइंट भी यूज हो गया, ये पॉइंट भी यूज हो गया हमारा, ठीक है। सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन P एंड Q एंड P एंड R। देखो P और Q के बीच में कितने बॉक्स है? 3। तो P और R के बीच में भी 3 है, P और R के बीच में भी 3 है, तो R को मुझे नीचे बैठाना पड़ेगा, तभी तो P और R के बीच में 3 होंगे, तो P और Q के बीच में भी 3 है। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनके तैयार हो गई, ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनके तैयार हो गई, ठीक है। अब हम से जो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, उन दोनों ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान दो। Which of the following box is placed at top? ऐसा कौन सा बॉक्स है जो सबसे ऊपर रखा गया है? Which of the following box is placed at top? सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स है अकॉर्डिंग टू आवर अरेंजमेंट Q? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, 21, 21, 21, 21। हाँ जी, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन दिस स्टैक? इस स्टैक में टोटल कितने बॉक्सेस हैं ये बताओ। तो भैया कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर 9 बॉक्सेस आर प्लेस्ड, ठीक है, 9। अब बच गया बेटा आखिरी 9 क्वेश्चंस। बस अब लास्ट 9 क्वेश्चंस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अब लास्ट 9 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ रहा है, जरा इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी, तो भाई ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, दिए गए आरेख में कौन सी संख्या बी वीवो एमआई और ओनर मोबाइल का उपयोग करने वालों का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। तीनों का कॉमन हिस्सा कितना है? तीनों का कॉमन हिस्सा है सर 1। तीनों का कॉमन हिस्सा कितना है? तीनों का कॉमन पार्ट है 1। ये सबसे इजी क्वेश्चन निकला 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 वेयर इज 23? ओके 23 जो क्वेश्चन आने वाला है वो लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आने वाला है, एनालिटिकल लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है। कोर्स ऑफ एक्शन समझते हो बेटा? कार्यवाही। कार्यवाही का मतलब समस्या का समाधान। ये समस्या है, ये समाधान है, बताओ कौन सा समाधान हमारा सही होगा? कौन सा समाधान हमारा सही होगा? ये स्टेटमेंट क्या होगा? प्रॉब्लम। ये एक समस्या है ना, ये क्या है? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब समस्या, और ये क्या है? सॉल्यूशन। बताओ कौन सा सॉल्यूशन हमारा सही होगा? समस्या को पहले ध्यान से पढ़ो बेटा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि व्यस्त सड़क पथ पर सस्ती वस्तुओं के विक्रेताओं की भीड़ रहती है। फुटपाथ्स ऑफ अ बाइज रोड आर क्राउडेड विद वेंडर्स सेलिंग चीप आइटम्स। भैया जो सड़कों के किनारे रेडियां लगी रहती है ना, जो सड़कों के किनारे लोग सामान अपना बेचते हैं, उनकी बहुत भीड़ लगी रहती है, जिससे ट्रैफिक
ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो ये एक समस्या है। अब इसका समाधान क्या है? पुलिस की मदद से उन्हें वहां से हटा देना चाहिए, पुलिस की मदद से उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। तो भैया अगर हम पुलिस की मदद लें, हेल्प, तो वहां से हटा के उन्हें कहीं और हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये समस्या का समाधान निकल सकता है भाई, पुलिस की हेल्प लेके उनको शांतिपूर्ण तरीके से उनको शिफ्ट कर देना चाहिए। दूसरा है उन्हें पगडंडी रोके बिना कोई स्थान दिया जाना चाहिए ताकि वे आजीविका कमा सके, उन्हें पगडंडी रोके बिना, है ना, सम स्पेसेस शुड बी प्रोवाइडेड टू देम वेयर दे कैन अर्न देयर ब्रेड विदाउट ब्लॉकिंग फुटपाथ, यस, ताकि वे जीविका कमा सके। डेफिनेटली भैया उन्हें, है ना, उन्हें पगडंडी रोके बिना कोई स्थान दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी आजीविका कमा सके, डेफिनेटली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बोथ फॉलो, दोनों ही कार्यवाही सही है, दोनों ही कार्यवाही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा 24 जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर ही सकते हो, है ना। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है भाई मेरे। सेकंड की कोडिंग क्या होगी? सेकंड की कोडिंग क्या है ये बताओ। हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना है। पहले हम डी का कोड चेक करते हैं। क्या डी का कोड 87 है? 8 ये 7 ये 87 डेफिनेटली डी का कोड है। क्या 14 डी का कोड है? 1 ये 4 ये 14 भी डी का कोड है। क्या 98 डी का कोड है? सर 98 भी डी का कोड है। क्या 31 डी का कोड है? सर 3 ये 1 ये, सर 31 जो कोड है वो ओ का कोड है, तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया। अच्छा एन, क्या 03 का कोड है? 03 का कोड है। 69 का कोड है। 69 भी का कोड है। 76 सी का कोड है, तो 76 सी का कोड था। अब चेक करो ओ, क्या 31 का कोड है? सर 31 का कोड है। क्या 75 का कोड है? 75 भी का कोड है। सी, क्या 42 सी का कोड है? 42 डी का कोड है। 42 डी है, हटा दो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डेफिनेटली 44 सी का कोड होगा, 99 ई का कोड होगा, और 86 एस का कोड होगा। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ओके, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है बेटा। निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए अनुभवी सक्षम ठेकेदारों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। सील टेंडर्स आर इनवाइटेड फ्रॉम कंपिटेंट कॉन्ट्रैक्टर एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन जॉब। तो पहला कंक्लूजन है केवल अनुभवी ठेकेदारों से ही आमंत्रित की जाती है। टेंडर्स जो होते हैं वो केवल एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर्स को ही दिए जाते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो टेंडर्स हैं, टेंडर्स आर इनवाइटेड ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड टेंडर्स इन कंस्ट्रक्शन जॉब। बेटा ये तो गलत है, क्यों भैया? बेरोजगारी की तो हद है, जितना मर्जी उतना खोज लो, है जितना मर्जी उतना खोज लो। अब लास्ट 5 क्वेश्चंस बचे हैं, और ये जो आखिरी के 5 क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन होंगे लास्ट 5 क्वेश्चन, ये आपको मिलेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग से। ये जो आखिरी के 5 क्वेश्चन होंगे ये आपको मिलेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग से। ठीक है, ये लास्ट 5 क्वेश्चन है। 26, 27 पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। हाँ जी, ये वाटर एंड मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड पे हमने मिरर रखा है, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पास वाली की इमेज पास बनती है, दूर वाली की इमेज दूर बनती है। तो सबसे पहले पी दिखेगा, सबसे दूर में हमें आर दिखेगा। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर दिखती है। तो बेटा पी आर सही बना है, पी आर सही बना है, बिल्कुल। तो सारे ऑप्शन में सही, बस ये गलत हो गया। ठीक है, फिर हमें एम दिखना चाहिए, एम एज इट इज एम, जबकि यहाँ 7 है, ये गलत हो गया यहाँ भी। और ये जो 7 है, ये जो ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे दिखेगा, ये गलत हो गया 7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन को मैं अगले ही पेज पे इसको कंप्लीट तरीके से दिखा देता हूं आपको। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करते हैं, है ना। ये भी वाटर एंड मिरर इमेज का नेक्स्ट लेवल है, ये भी वाटर एंड मिरर इमेज का नेक्स्ट लेवल है। देखो पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर इसमें ये कट लगाया, और ये 2 ट्रायंगल कट लगाए। तो देखो आप इस पेपर को खोलना शुरू करो। पहले ये पेपर कैसे ओपन करोगे आप? सर पहले इस पेपर को हम ऐसे खोलेंगे, और फिर हम इस पेपर को ऐसे खोलेंगे। तो जब आप सबसे पहले इस पेपर को ऐसे खोलोगे ना, तो इस एक्सिस के अराउंड आप इमेज बनाओगे, इस एक्सिस के अराउंड इमेज बनाओगे। तो जब आप पेपर को ऐसे खोलोगे, तो ये जो 2 ट्रायंगल ऐसे बने हुए हैं इस एक्सिस पर, ये इस एक्सिस पे दिखाई देंगे, ये इस एक्सिस पर दिखाई देंगे आपको इस तरीके से, ये 2 ट्रायंगल। अब आप ऑप्शंस एलिमिनेट करो। 2 ट्रायंगल बिल्कुल सटे हुए नहीं है लाइन से, यहाँ पे 2 ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल नहीं है, और ऑप्शंस एलिमिनेट करो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट टाइम जैसे ही ओपन करोगे उसी से ही ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, उसी से ही ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। लास्ट 3 क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन ओके। देखो गेहूं, सरसों, गोभी, इन तीनों में क्या रिलेशन है? वीट, मस्टर्ड, कैबेज। सर गेहूं, सरसों, गोभी तीनों ही अलग अलग है। गेहूं अलग, सरसों अलग, गोभी अलग, तीनों अलग अलग है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तीनों ही अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 29, ये जो आकृति है ये कहां पे छिपी हुई है ये बताओ। सबसे पहले तो बेटा ये खोजो, इंडिविजुअल ऑप्शन को ट्राई करो। अगर हम इंडिविजुअल ऑप्शन को देखते हैं तो हमें सिर्फ हमारी जो नजर है वो एक ही ऑप्शन पे जाके अटक रही है, ऑप्शन ए, बाकी कहीं भी अटक नहीं रही। अगर हम इंडिविजुअल को ऑप्शन को ध्यान से देखें तो हमारी जो नजर है वो एक ही ऑप्शन पे जाके अटक रही है, बाकी किसी भी ऑप्शन पे जाके नहीं अटकी। ठीक है, बाकी देखो यहाँ से तो ये बन ही नहीं पाएगा, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं। और लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब बताओ, है सीरीज का क्वेश्चन है, कौन सी सीरीज हमें दिखाई देगी? चलिए लास्ट टाइम, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। यहाँ पे हाफ सर्किल है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1.5 है, और यहाँ पे 2.5 है। तो हाफ 1.5 2.5, तो यहाँ पे 3.5 होगा। 3.5 है नहीं, 3.5 है नहीं, 3 है यहाँ पे नहीं, 3.5 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, तो ये थे 30 क्वेश्चंस जो आपकी काफी हेल्प करेंगे आपके डिफरेंट एग्जाम्स के सेगमेंट के लिए। ठीक है, तो भैया प्रफुल्ल, शैलेंद्र, कुलदीप, राहुल, विवेक, कन्हैया, अदिति, केशव, विवेक यादव, कृष्णवंशी, रितेश कुमार, मनीष कुमार, धर्मेंद्र, अभिनव, अतुल गौर, शरीफ, अमन कुमार, शैलजा, थैंक यू सो मच। सान्या, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अच्छे से तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, चीजों को अच्छे से समझते रहो। प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है चीजों को सीखने के बाद, ताकि हमारी स्पीड इंप्रूवमेंट हो सके, और कैलकुलेशंस की भी प्रैक्टिस करते रहिए करिए, ताकि रीजनिंग और मैथ्स दोनों को अच्छे से हम स्ट्रांग बना सके। एक बार अच्छे से मेहनत कर लो, फिर सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा आपको। सिर्फ एक बार की मेहनत है जो आपको जिंदगी भर का सुकून देगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। बाकी हम आपसे मिलते ही